नमस्कार। आज हम एक हालिया घटना पर बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से जुड़ी है। जी। ये मामला है बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की कथित पिटाई का और आरोप है एक शिक्षक बृजेंद्र कुमार वर्मा पर। हाँ, ये मामला काफी सुर्खियों में रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक न्यूज रिपोर्ट है जो इस मामले की जांच में जो कुछ नया हो रहा है उस पर रोशनी डालती है और लग रहा है कि कहानी में कुछ नए मोड़ आ रहे हैं। हाँ, देखिए, अक्सर ऐसा होता है, जो चीजें सतह पर दिखती हैं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कई और परतें खुलती हैं। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जांच कहाँ तक पहुंची है और ये जो नए पहलू सामने आ रहे हैं, इनके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो खबर से पता चल रही है वो ये कि जांच में अब तेजी आई है। बीएसए की पिटाई वाली घटना के बाद अब लग रहा है कि पुलिस सक्रिय हो गई है। हाँ, जाहिर है, जब मामला एक सीनियर ऑफिसर से जुड़ा हो और मीडिया में भी आ गया हो, तो जांच पर दबाव तो रहता ही है। लेकिन यहाँ तेजी आने का एक ठोस कारण भी दिख रहा है। वो है सबूत। सबूत? किस तरह के सबूत? सीसीटीवी फुटेज। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसए ने खुद घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज एक सील बंद लिफाफे में पुलिस को सौंप दिए हैं। अच्छा, तो ये फुटेज बीएसए के पास थे और उन्होंने पुलिस को दे दिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बस यूं ही दे दिए। पुलिस ने बकायदा औपचारिक तौर पर पत्र लिखकर ये फुटेज मांगे थे। अच्छा, लेटर लिखकर। इसका कोई खास मतलब है या ये बस एक रूटीन प्रक्रिया है? देखिए, प्रक्रिया तो है ही, ताकि हर चीज रिकॉर्ड पर रहे, लेकिन फॉर्मल तरीके से मांगना यह सुनिश्चित करता है कि सबूत कहां से आया, कब आया, इसका पूरा दस्तावेज हो। समझ गई। खासकर ऐसे मामलों में जहां बात बढ़ सकती है, ये जरूरी है ताकि बाद में कोई सबूत की प्रामाणिकता पर सवाल न उठाए। और ये फुटेज कितने काम के हैं? मतलब क्या दिखा रहे हैं ये? रिपोर्ट तो ये कहती है कि फुटेज काफी डिटेल्ड हैं। इसमें शिक्षक बृजेंद्र वर्मा के बीएसए ऑफिस में आने से लेकर फिर वो जो पूरी घटना हुई और उसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में लिए जाने तक पूरा सीक्वेंस कैप्चर हुआ है। बाप रे, मतलब एक तरह से पूरी विजुअल कहानी मौजूद है। बिल्कुल, और जांच करने वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कौन कब आया, किसने क्या कहा, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, कौन कहाँ था, ये सब चीजें सिर्फ बयानों से पता लगाना मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। फुटेज एक तरह की ऑब्जेक्टिविटी लाते हैं। इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला का भी बयान है कि फुटेज मिलने से जांच को सही दिशा मिलेगी। अब सिर्फ आरोपों या बयानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुई जांच की बात कि फुटेज से मदद मिलेगी, लेकिन इसी बीच आरोपी शिक्षक के लिए भी एक बड़ी खबर है। हाँ, क्या हुआ? खबर के मुताबिक उन पर से जानलेवा हमले की कोशिश यानी आईपीसी की धारा 307 वो हटा दी गई है। अरे, धारा 307 हटा दी? ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। हाँ, मुझे भी ये लगा। 307 तो बहुत सीरियस चार्ज है। बिल्कुल, इसमें सजा बहुत सख्त है और जमानत मिलना मतलब बहुत मुश्किल होता है। अगर ये धारा हट गई है तो ये आरोपी शिक्षक के लिए एक बड़ी कानूनी राहत है। तो अब जमानत मिलना आसान हो जाएगा उनके लिए। हाँ, तुलनात्मक रूप से काफी आसान हो जाएगा, पहले के मुकाबले तो बहुत ज्यादा। पर सवाल ये कि हटाई क्यों गई होगी? क्या मतलब जांच में कुछ ऐसा मिला कि इरादा जान लेने का नहीं था, या शायद शुरू में ही ज्यादा गंभीर धारा लगा दी गई थी? देखिए, रिपोर्ट में इसका कारण साफ नहीं बताया गया है और ये जांच का अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन आमतौर पर 307 तब हटाई जाती है जब पुलिस या प्रोसिक्यूशन को लगता है कि हमले की प्रकृति या हथियार का इस्तेमाल, ये चोटें उतनी गंभीर नहीं हैं कि उसे हत्या के प्रयास के लेवल का माना जाए। अच्छा। हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट में चोटें मामूली आई हों या गवाहों के बयान या हालात से ये लगा हो कि इरादा वो नहीं था, भले ही हमला हुआ हो। कई बार एफआईआर के समय तात्कालिक स्थिति या गुस्से में गंभीर धाराएं लग जाती हैं, जिन्हें बाद में जांच के आधार पर बदला जाता है। ये भी संभव है। तो ये जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। खैर, आरोपी को थोड़ी राहत तो मिली। जी। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। वो सीसीटीवी फुटेज जो बीएसए ने दिए थे और जो आरोपी शिक्षक के खिलाफ सबूत माने जा रहे थे, हाँ, उन फुटेज का क्या? पता चल रहा है कि वही फुटेज अब एक और ही कहानी कह रहे हैं, एक बिल्कुल अलग एंगल। क्या मतलब? कैसे? रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सूत्रों के हवाले से है, कि फुटेज में ऐसा भी दिख रहा है कि बीएसए की पिटाई की घटना के बाद या शायद उसी दौरान हाँ,
ऑफिस में मौजूद कई दूसरे टीचर्स और स्टाफ ने मिलकर आरोपी शिक्षक ब्रिजेंद्र वर्मा की भी पिटाई की थी। क्या मतलब जिस पर आरोप है कि उसने बीएसए को पीटा, उसी की पिटाई ऑफिस के बाकी लोगों ने कर दी? अगर ये सच है तो मामला बहुत पलट जाता है। मतलब ये तो वही बात हुई कि एक अपराध के जवाब में दूसरा अपराध। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से। देखिए, किसी पर कितना भी संगीन आरोप क्यों न हो, कानून हाथ में लेने का हक तो किसी को नहीं है। बिल्कुल। सजा देना अदालत का काम है, ना कि मौके पर मौजूद भीड़ का। अगर वाकई ऑफिस के स्टाफ ने शिक्षक की पिटाई की है तो ये अपने आप में एक अलग क्रिमिनल केस बनता है। हाँ, इसे तो मॉब लिंचिंग या विजिलेंटे जस्टिस जैसा कुछ कहेंगे ना? कह सकते हैं, कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। और अब इसी नए एंगल को लेकर आरोपी शिक्षक का परिवार भी एक्शन में आ गया है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? रिपोर्ट बताती है कि ब्रिजेंद्र वर्मा की पत्नी सोमवार को जिलाधिकारी यानी डीएम और पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिली। जाहिर है, उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग सीधी है। उन्होंने कहा है कि यही सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखे जाएं और जिन लोगों ने उनके पति की पिटाई की है उनकी पहचान करके उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। बिल्कुल सही और तार्किक मांग है। हाँ, वो अब अपने पति के लिए भी न्याय मांग रही हैं। अगर फुटेज में ऐसा कुछ है तो ये उनका अधिकार है कि वो अपने ऊपर हुए हमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करें। ये दिखाता है कि मामला अब सिर्फ बीएसए बनाम शिक्षक नहीं रहा। अब इसमें बीएसए ऑफिस का बाकी स्टाफ भी, या कम से कम कुछ लोग, जांच के घेरे में आ सकते हैं। इसने तो पूरा समीकरण ही बदल दिया। तो अब पुलिस के लिए स्थिति और पेचीदा हो गई है। उन्हें बीएसए की पिटाई की जांच तो करनी है, अब ये जो कथित काउंटर पिटाई हुई है इसकी भी जांच करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, ये पुलिस के काम को यकीनन मुश्किल बनाता है। उन्हें अब बहुत निष्पक्ष रहना होगा और दोनों तरफ के आरोपों की जांच करनी होगी। तो पुलिस अब क्या कर सकती है? रिपोर्ट में कुछ है इसके बारे में? पुलिस अब फुटेज को एनालाइज करके उन लोगों की पहचान करने की कोशिश करेगी जिन्होंने कथित तौर पर शिक्षक वर्मा के साथ मारपीट की। और अगर पहचान हो जाती है तो क्या उन पर भी केस दर्ज होगा, कार्रवाई होगी? रिपोर्ट के अनुसार अगर पहचान होती है और फुटेज से मारपीट की पुष्टि होती है तो पुलिस उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अच्छा। ये कार्रवाई एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी तक भी जा सकती है। ये निर्भर करेगा कि जांच में क्या निकलता है और मारपीट कितनी गंभीर थी। लेकिन ये साफ है कि सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले को एक ऐसी दिशा दे दी है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। अब आरोपी खुद पीड़ित होने का दावा कर रहा है और शायद उसके पास सबूत भी हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो कई चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ बीएसए की पिटाई का मामला, जी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज मुख्य सबूत है। दूसरी तरफ आरोपी शिक्षक पर से धारा 307 हट गई है जिससे उसे कुछ कानूनी राहत मिली है। बात ये कि अब उसी शिक्षक की कथित पिटाई का मामला सामने आ गया है जिसकी जांच की मांग हो रही है और इसमें ऑफिस के दूसरे लोग शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। ये घटना दिखाती है कि कैसे पहली नजर में जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। सही। जो शुरू में एक अधिकारी पर हमले का सीधा मामला लग रहा था, उसमें अब आपसी तनाव, ऑफिस का माहौल, शायद भीड़ का व्यवहार और कानून हाथ में लेने जैसे कई पहलू जुड़ते दिख रहे हैं। और वो सीसीटीवी फुटेज, वो तो अब दोधारी तलवार साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, वो मुख्य आरोपी के खिलाफ सबूत भी हैं और शायद उसके पक्ष में भी सबूत पेश कर रहे हैं अगर उसकी पिटाई हुई है तो। इससे जांच की निष्पक्षता का सवाल और भी अहम हो जाता है, नहीं? पुलिस पर दबाव होगा कि वो बिना किसी तरफ झुके जो फुटेज में दिख रहा है उसके हिसाब से एक्शन ले। ये चिंता हमेशा रहती है, खासकर जब एक पक्ष सिस्टम का हिस्सा हो, जैसे बीएसए। लेकिन उम्मीद है भी सीसीटीवी जैसे सबूत पक्षपात की गुंजाइश कम करते हैं। फुटेज को जुटवाना मुश्किल होता है, हालांकि उनकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। पुलिस को अब बहुत ध्यान से संतुलन बनाना होगा। बीएसए के साथ जो हुआ उसकी गंभीरता को कम किए बिना शिक्षक के साथ हुई कथित मारपीट की भी निष्पक्ष जांच करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल, न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। ये पूरा मामला सरकारी दफ्तरों या कहें कार्यस्थलों पर बढ़ते तनाव और कभी-कभी हिंसा तक पहुंच जाने की प्रवृत्ति पर भी सोचने को मजबूर करता है। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से की बात नहीं लगती। ये शायद विभाग के अंदर के माहौल, कम्युनिकेशन गैप, शिकायतों का निपटारा न होना या किसी पुराने विवाद का नतीजा हो सकता है। जब बातचीत के रास्ते बंद लगते हैं या लगता है सुनवाई नहीं हो रही, तब लोग शायद ऐसे एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। और फिर भीड़ का किसी एक पर टूट पड़ना, भले ही वो आरोपी हो,
ये भी एक खतरनाक ट्रेंड है। तो इस पूरी बातचीत और जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर अगर हमें मुख्य बातें समेटनी हो तो वो क्या होंगी? पहली, बीएसए पिटाई मामले की जांच अब सीसीटीवी फुटेज के इर्द गिर्द घूमेगी, ये एक निर्णायक सबूत बन गया है। ठीक है। दूसरी, आरोपी शिक्षक को धारा 307 हटने से बड़ी कानूनी राहत मिली है, जमानत की राह आसान हुई है, पर मूल आरोप अभी हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मोड़ ये है कि जांच का दायरा अब बढ़ गया है। आरोपी शिक्षक की पत्नी ने पलटा आरोप लगाए हैं कि उनके पति को भी पीटा गया। जी, और इसकी जांच की मांग की है। फुटेज इसकी पुष्टि या खंडन करेंगे। पुलिस अब इन नए आरोपों की भी जांच कर सकती है और शायद नए आरोपी भी सामने आए। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। ये पूरा घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी एक अपराध जैसे बीएसए की पिटाई के जवाब में अगर कोई हिंसा हुई, यानी अगर शिक्षक की पिटाई हुई, तो उसकी कानूनी या नैतिक स्थिति क्या है? बिल्कुल। क्या एक गलत काम दूसरे गलत काम को सही ठहरा सकता है? खासकर कानून हाथ में लेने को। न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ा है सीसीटीवी। ये सबूत किस हद तक सच सामने लाते हैं? ये घटनाओं का एक रिकॉर्ड तो देते हैं जो पहले मुमकिन नहीं था, पर क्या ये पूरा सच दिखाते हैं? क्या कैमरा एंगल मायने रखता है? क्या इनसे छेड़छाड़ हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सबूत न्याय को ज्यादा निष्पक्ष बना रहे हैं या और उलझा रहे हैं, जहां हर कोई अपने मतलब की कहानी ढूंढ रहा है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आगे चलकर मिले।